प्रसारित करने वाले प्रिंट मीडिया के पत्रकारों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। वैयक्तिक गीत के पश्चात वंदनीय शांता जी को निवेदन करती हूं कि वो अपना मार्गदर्शन करें। नवविहान परवनया चेतना है नित नवीन, आत्मनिर्भर मंत्र से राष्ट्र होए फिर प्रवीण। जय तु जय जय भारतम, जय तु जय जय भारतम, आत्मनिर्भर भारतम, जय तु जय जय भारतम। नये शोध अन्वेषण धारणा हो दृढ़ सही, कर्म के सुवास से विहस उठेगी यह मही। चीर वैभव ज्ञान का अतीत की धरा से ले, भारत भविष्य को सवारने युवा चले। आत्मशौर्य तेज युक्त देशभक्ति में तल्लीन, आत्मनिर्भर मंत्र से राष्ट्र होए फिर प्रवीण। काम छोटे हो बड़े नई सुक्रांति आ गई, शस्त्र रक्षा के गढ़े कल्पना ये भा गई। अगणित कलाम बन भूक्षितिज के भेद ले, हर नए प्रकल्प में बहा स्वयं का स्वेद दे। स्थानीय वैश्विक हो कला होगी युग युगीन, आत्मनिर्भर मंत्र से राष्ट्र होए फिर प्रवीण। प्राण प्रिय देश में समग्रता विचार हो, देश हित में सर्वदा सत्य का प्रसार हो। पूर्वजों की नैतिकता जीवन में धार कर, राम बने अंतस के रावण को मार कर। राम बने अंतस के रावण को मार कर, भव्य दिव्य भारत की रचना है चिरयुगीन। आत्मनिर्भर मंत्र से राष्ट्र होए फिर प्रवीण। जय तु जय जय भारतम, जय तु जय जय भारतम, आत्मनिर्भर भारतम, जय तु जय जय भारतम, जय तु जय जय भारतम, जय भारतम। परम पवित्र भगवाध्वज माननीय रोहिणीताई, माननीय करुणाताई, वंदनीय प्रमिलाताई जी, अन्य आत्मीय बहनों और बंधुगण, हम आज ये जयतु भारतम मंत्र बोलने के लिए हम एकत्रित आए हैं। और वसुधा जी ने भी बताया आज के दिन का विशेषता क्या है।
1936 में वंदनीय मोशी जी ने 25 अक्टूबर विजयदशमी के दिन ही राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना की। बहुत सालों के बाद ऐसा विजयदशमी तिथि तथा दिनांक 25 अक्टूबर एक ही समय में आए हैं। यही इस वर्ष का विशेषता है। इस बार ऐसे सोचने से पूरा वर्ष ऐसे विशेष वर्ष है हम कह सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं 500 साल से समस्याग्रस्त रहा ऐसे अपना पूज्य अयोध्या स्थान का वो समस्या हल होकर 5 अगस्त को हम भारत माने अगस्त 5 को भव्य मंदिर निर्माण करने के लिए भूमि पूजन कार्य लिया। पूरे भारत के लोग हर्षोल्लास से इसमें भाग लिया। ऐसे ही हम आज के दिनों में देख अपना पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान हमारे ऊपर छुपे हुए आक्रमण कर रहे हैं। फिर उसका सामना भी धैर्य से अपना समर्पित वीर भारतीय सैनिकों ने अत्याधुनिक शस्त्रों के साथ उसका सामना कर रहे हैं। तो सही दृष्टि से इस वर्ष हम ऐसा कुछ विजयोत्सव मना रहे हैं, इसलिए हम सोच सकते हैं इस विजयदशमी बहुत ऐसे विशेष पर्व मनाने का एक विजयदशमी है, एक विजयोत्सव का दिन है। हम ऐसे विजयोत्सव मनाने के लिए हमको ऐसे समर्पित देशभक्त नागरिकों का आवश्यक होता है। इसी दृष्टि से 1936 में वंदनीय मोशी जी ने इसी विषय पर चिंतन किया। वो एक विजनरी थी, दूरदर्शिका थी। उन्होंने सोचा कौन सा व्यक्तियों का आवश्यकता है आज अपना राष्ट्र में। तो उन्होंने सोचा इसलिए अपने शाखाओं के माध्यम से ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण होना। तो अपने हर एक सेविकाओं का व्यक्तित्व कैसे होना, वो कहती है माने पूरा शारीरिक दृष्टि से सुदृढ़ हो, शरीर निरामय, वो सुदृढ़ होना, ऐसे भावनात्मक दृष्टि से मजबूत होना और बौद्धिक दृष्टि से परिष्कृत होना, परिष्कृत विवेकपूर्ण व्यवहार करने वाले परिष्कृत होना। और इसके साथ साथ कल्चरली रूटेड माने अपना मूल संस्कार, मूल जड़ों से जुड़कर रहने वाले चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। ऐसे कल्चरली रूटेड और इसके साथ साथ तीव्र देशभक्ति तथा आध्यात्मिक मन से भाव से युक्त अपने सेविकाओं का निर्माण शाखाओं के माध्यम से होना, यही उनका विचार था। और ऐसे विचार माने ये ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। ऐसे इस आत्मनिर्भर विचार वेद काल से है अपना देश में। वेद काल में हम देखते हैं अपने ऋषि मुनियों ने अहम ब्रह्मास्मि ये मंत्र हमको दिया है। मैंने ये मंत्र क्या सिखाते हैं हमको? अहम ब्रह्मास्मि
माने मैं ब्रह्म हूं, ये विचार। तो मैं ब्रह्म हूं ऐसा विचार आने से अपने मन में, तब हम स्वयं ब्रह्म होने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। तो भगवान होने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। ऐसा स्वयं में ऐसा परिवर्तन लाने के लिए अपना व्यवहार में, चिंतन में हम प्रयत्न करते हैं। वही वंदनीय मौसी जी चाहती थी, उससे प्रेरणा लिया उन्होंने, और वो चाहती थी तो अपने हर एक सेविका अपने आप स्वयं में परिवर्तन लेके आए। ऐसे स्वयं चिंतन करने से तब जरूर ऐसे हम ब्रह्म भी बन सकते हैं। ऐसे भगवत गीता में हम देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण 6वें अध्याय में 6 चैप्टर में वो कहते हैं, उद्धरेदात्मानम आत्मानम, आत्मना उद्धरेदात्मना आत्माना, माने स्वयं अपना आत्मा को हम ही स्वयं उद्धार कर। ये बहुत स्वयं हमको सोचना, अपना आत्मा का उद्धार कैसे होना, परिवर्तन कैसे लेके आ, ये बहुत आवश्यक है। ऐसे हम स्वयं अपने व्यक्तिगत रूप में हम सोचने से जरूर उसका प्रभाव अपने परिवार में, अपना समाज में होता है। मैंने ऐसे परिवर्तन अपने परिवार में, अपना समाज में लाने के लिए हम स्वयं सोचते हैं, ये बहुत आवश्यक है। और हमारा चिंतन ऐसे भारतीय जीवन शैली से युक्त हो। तो इसलिए हमारे परिवारों में, अपने देश में बहुत वेद कालों से इस विचार से युक्त है, और सभी महान पुरुष लोगों ने ऐसा चिंतन करने के लिए सभी को वो प्रेरित कर रहे। और ऐसे चिंतन, ऐसे संस्कार हर परिवार में होना आवश्यक है। ऐसे परिवार में ऐसे चिंतन होने से ही संस्कार मिलता है, तब परिवार भी ऐसे अपना मूल भारतीय चिंतन से आत्मनिर्भर हो सकता है। अपना हिंदू जीवन शैली को अपनाना, अपना मूल चिंतन को अपना देश में अपनाना, ये बहुत आवश्यक है। अपना परिवार में अपनाना, तब परिवार से ये प्रारंभ करने से, स्वयं से पहले प्रारंभ करना। वंदनीय मौसी जी ने कहा ऐसे तो अपना स्वयं के व्यक्तित्व के माध्यम से अपना परिवारों में भी ऐसे चिंतन प्रक्रिया प्रारंभ होना और प्रत्यक्ष क्रियान्वयन होना। केवल चिंतन करना ऐसा नहीं है, तो प्रत्यक्ष अपना दैनंदिन जीवन में, आचरण में लेके आना। तब क्या होता है, तो वही हर परिवार में ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। यही वंदनीय मौसी जी की चिंतन था। और ऐसे देखने से भारत में बहुत पहले से अपने महिलाओं में आत्मनिर्भरता है। हम देखते हैं, उदाहरण के लिए वेदों में ऐसे कुछ लोगों का नाम भी दिया है। ऐसे एक है वागाम्ब्रुणी, और वेद काल से उसके बारे में चिंतन करती थी, और शस्त्र शास्त्र का अध्ययन था उनको। शस्त्र कैसे उपयोग करना ये भी जानती थी, और शास्त्र का अध्ययन भी उनके पास में था। ऐसे उन्होंने अन्य अनेक विषयों में भी उनका अध्ययन था। 64 कला, 64 कलाओं का उन्होंने अध्ययन किया था। आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर थी, और केवल अपने पास ये सब रखकर भी नहीं रही, वो दूसरों को भी प्रेरणा दिया। दूसरे उस समय में दूसरों महिलाओं को भी उन्होंने प्रेरित किया और प्रशिक्षण दिया ऐसे जीवन बिताने के लिए। ऐसे अपने देश में ऐसे बहुत उदाहरण है। अलग अलग प्रांत में आज भी हम देखते हैं, इतना महिला लोग स्वयं ऐसे आत्मनिर्भर होकर
कार्य कर रहे हैं। इसमें मुझे एक जरूर बताना मैं चाहती हूँ, वो है ऐसे हमारा श्रेष्ठ वैज्ञानिक हम देखते हैं रघुनाथ माशेलकर जी। उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है उनके माता के कारण वो ऐसे स्थिति में वो आई, ऐसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। उनके पिताजी का देहावसान के नंतर उनके माताजी ने बहुत परिश्रम किया और हर बार वो पूछती थी उनसे, और पढ़ना है क्या आपको? वो कहते थे मेरा इच्छा है। तब इतना परिश्रम करके, कष्ट करके उन्होंने उनका पढ़ाई पूरा करने के लिए प्रयत्न किया। पूरा अपने परिवार भी चलाती थी और उनके इसके लिए, पढ़ाई के लिए बहुत प्रयत्न किया। इसके लिए वो स्वयं आत्मनिर्भर हो गई, किसी के सामने नहीं भिक्षा नहीं मांगी, कौन सा भी काम करने आत्मनिर्भर होकर अपने बच्चों को उन्होंने पढ़ाया। आज हम सब जानते हैं ऐसे कैसे श्रेष्ठ वैज्ञानिक वो बन गए। ऐसे इसके साथ साथ अच्छा संस्कार भी उन्होंने दिया है। ऐसे बहुत ऐसे महिलाओं का नाम हम ले सकते हैं। ऐसे ही आज हम देखते हैं इतना सभी क्षेत्र में ऐसा आत्मनिर्भर होकर कार्य कर रहे हैं। ऐसे हम कृषि क्षेत्र में भी अहमदनगर, नगर हम कहते हैं ना अहमदनगर, तो वहाँ भी एक गांव में तो एक राई, अब हमने देखते हैं राई बाई पोपेरे, उन्होंने बहुत ऐसे उम्र में भी उस कृषि क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। वो उन्होंने 54 प्रकार के फसलों के 116 देशी बीजों का पारंपरिक दृष्टि से उन्होंने जतन किया है, उसका संरक्षण किया। उसको संरक्षण करने के लिए पारंपरिक विधि को उन्होंने उपयोग किया और सबको आज दिखाया कैसे हमने उसका ऐसे बीजों को हम संरक्षण कर सकते हैं। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है वो, फिर भी वो आज बहुत कार्यशाला ले रही है। वो पूरा उस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गई है, दूसरों को वो सिखा सकती है। तो ऐसे महिलाओं का बहुत नाम ले सकते हैं, समय के साथ कारण हम नहीं बोल सकते हैं। ऐसे प्रारंभ से भारत में ऐसे महिला लोगों ने आत्मनिर्भरता के बारे में सोचे है, केवल सोचा नहीं, ऐसा है नहीं, वो उसका कार्यवाही भी रखा है। उन्होंने स्वयं दूसरों को भी उन्होंने प्रेरणा दिया है। ऐसे हम इसलिए उनसे हमको प्रेरणा लेना बहुत आवश्यक है। और ऐसे इस समय में भी, कोरोना के ऐसे समय में भी हम देखते हैं कितना अपना महिला लोग, डॉक्टर्स है और नर्सेस है, वो लोगों ने और इसके साथ अपना बहुत बंधु बहनों भी बहुत ऐसे धैर्य से उस कार्य को किया है। और ऐसे नए ऐसे आविष्कार करके भी सैनिटाइजर करने का होगा और छोटा छोटा मास्क बनाने का होगा और ये सब किट बनाने का होगा। ऐसे नए तरीका से भी सोचकर वो सब कार्य किया। इतना ही नहीं है, बहुत धैर्य से सेवा कार्य में भी भाग लिया। हम सब जानते हैं अपना संघ बंधु और समिति सेविकाओं ने भी, और ऐसे कहाँ कोरोना हुआ है ऐसे पीड़ित प्रदेश में भी धैर्य से जाकर सैनिटाइजिंग करने का काम किया और डॉक्टर के मतलब हॉस्पिटल में भी जाकर किया। उसके लिए स्वयं वो सोचा और किसी को अपने घर में भी नहीं तो कहीं जाने से किसी को भी बुलाना नहीं है, हम स्वयं उसको सीखेंगे कैसे सैनिटाइज करना। उसमें भी सैनिटाइज करने के समय भी हम मुंबई में मैं भी प्रवास में गई थी, तब पता चला उसके नए तरीका से भी अपने तरुणी लोगों ने ढूंढ लिया था कैसे आसान से हम पूरा भवन बहुत कम समय में सैनिटाइज कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। ऐसा बहुत नया आविष्कार भी उन्होंने किया था। तो ये देखते हैं तो हमेशा भारत में प्रारंभ से अपने महिला लोगों ने आत्मनिर्भर होकर कार्य किया है।
और इसके साथ साथ भी अपने हम देखते हैं तो वो ये करने के समय तो इससे हम सोचते हैं जरूर हम आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हम कर सकते हैं, क्योंकि पहले से अपने मन में ये सोच है। और आत्मनिर्भरता का एक ऐसे प्रथम चरण है माने स्वदेशी भाव जागरण। तो हम आत्मनिर्भर होना माने अपने मन में ये स्वदेशी भाव जागरण भी होना, दूसरों में पूरा समाज में ऐसे स्वदेशी भाव जागरण भी करना आवश्यक है। इस संदर्भ में अपने पूज्य दत्तोपंत ठेंगड़ी जी कहते थे, स्वदेशी जागरण माने क्या है? केवल स्वदेशी चीजों का उपयोग करने के बारे में नहीं है, कौन सा चीजें उपयोग करना, कौन सा नहीं करना, कौन सा स्वदेशी है, कौन सा नहीं, केवल चीजों तक, वस्तुओं तक हम सीमित नहीं रहेंगे। तो स्वदेशी भाव जागरण माने हर विषय पर स्वदेशी चिंतन होना, हर क्षेत्र में स्वदेशी चिंतन होना। केवल वस्तु के बारे में हमने सोचना है, विषयों के बारे में हमारा स्वदेशी चिंतन होना, ये बहुत कहते थे। ऐसे ही हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी बहुत बार कहते थे, क्या कहते? हमारा व्यवहार चिंतन कैसे होना? राष्ट्र के चिति के अनुसार, राष्ट्र के आत्म के अनुसार हमारा चिंतन होना, तभी सही दिशा में जागरण का जागृति हो सकता है, माने स्वदेशी जागरण का जागृति हो सकता है। तो ऐसे वो कहते थे। तो इसलिए हमारा कुछ भी हम करने से तो हमारा भारतीय चिंतन के आधार पर हमको सोचना आवश्यक है। इसलिए परिवार के संदर्भ में हम कहते कि समय भी हम कहते हैं इसके बारे में चिंतन करना आवश्यक है। तो आर्थिक दृष्टि से भी हम चिंतन करते हैं, तो आर्थिक दृष्टि से परिवार में भी कहीं भी हो, आर्थिक दृष्टि से भी हम चिंतन करने से वो धर्म आधारित होना, क्योंकि भारतीय मूल चिंतन है धर्म आधारित चिंतन। तो इसको हम अधिक जोर देने का आवश्यकता है, तब हम आत्मनिर्भर भारत होने का सही दिशा हमको मिलता है। इस दृष्टि से हम सबको सोचना, माने हम ऐसे सोचने के कारण माने पूरा स्वदेशी चिंतन माने क्या है? इसलिए कुछ महान पुरुष लोगों ने कहते हैं स्वयंभू बनना। हम स्वयंभू शब्द का हमने बहुत बार उपयोग किया है, हम सुना भी है। भगवान के अवतार के संदर्भ में हम कहते हैं स्वयंभू अवतार है ऐसा। तो ये स्वयंभू का अर्थ क्या है? स्वयंभू का अर्थ है अवतीर्ण के पहले, माने उसका पूरा अवतार होने के पहले ही पूर्ण होना, अवतार के समय में भी पूर्ण होना, अवतार के नंतर भी पूर्ण होना। ऐसे होने से हम पूर्णत्व के ओर जाते हैं। स्वयंभू माने पूर्णत्व के ओर जाना, ये बहुत आवश्यक है। माने इसलिए हमारे श्रेष्ठ महान पुरुष लोगों ने बताते थे पूर्णत्व के ओर जाना माने हर विषय पर, हर क्षेत्र में परफेक्शन होना, हम परफेक्ट होना, हम ये इसको ही हम पूर्णत्व हम कहते हैं। तो ऐसे हम सोचने से कोई भी चिंतन करो, कोई भी कार्य करो, कैसे भी हमारा जीवन शैली, वो सब जीवन शैली हो, हिंदू जीवन शैली, हमारा व्यवहार हो, हमारा परिवार में चिंतन हो, राष्ट्र समाज में चिंतन हो, उसमें परफेक्शन बहुत आवश्यक है। ऐसे परफेक्ट होने से ही दूसरों के ऊपर भी अपना व्यवहार का प्रभाव होता है। हमारा चिंतन को वो स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो चिंतन इतना परफेक्ट रहता है, सभी के लिए आवश्यक रहता है। एक उदाहरण इस संदर्भ में मैं देना चाहती हूँ। अमेरिका के एक फ्लोरिडा ऐसे स्थान है, उसका निवासी श्री जॉनसन, मिस्टर जॉनसन हम कहते हैं, उन्होंने अपने घर में पूरा सब्जियों को वही उगाते हैं, माने पूर्ण वो शाकाहारी है,
बन गया है, शाकाहारी बन गया है, और फल चाहिए स्वयं उगाते हैं। और इसके साथ साथ कुछ हम आयुर्वेदिक औषधि उपयोग करते हैं, कषाय काढ़ा हम कहते हैं, उसका तैयारी के लिए वो अदरक भी उगाते हैं और हल्दी। उसको क्या क्या चाहिए वो सब अपने घर में, वो कहते हैं मैं पूरा आत्मनिर्भर हूं। तो कहाँ ये सोच आया उनके, क्यों उन्होंने ऐसे प्रारंभ किया? माने वो कहते हैं मैं इस चिंतन भारत से मुझे मिला है, भारत से मैं सीख लिया है, तो हिंदू जीवन शैली को मैंने स्वीकार किया है। क्यों स्वीकार किया है? ऐसा किसी ने प्रश्न पूछने से वो कहते हैं मुझे समझ में आ गया, ऐसा हिंदू जीवन शैली के कारण ही अपना मन स्वच्छ होता है, सकारात्मक सोच रहता है। ऐसे अपने मन में सकारात्मक सोच है तो ही हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। मेरा शरीर स्वस्थ रहना, इसके लिए सकारात्मक सोच, सकारात्मक मन आवश्यक है। इसके लिए मैंने इस हिंदू जीवन शैली को मैंने स्वीकार किया है। और इतना प्रभावित हो गया दूसरे लोग भी, उनका योग प्राणायाम करते हैं पूरा। मैंने कहा हिंदू सुबह से उठकर तो पूरा हिंदू जीवन शैली उनको देख सकते हैं, उनके व्यवहार में, उनको जीवन में। तो इसके कारण वहां के लोग भी बहुत प्रभावित हो गए, अमेरिकन लोग भी। बहुत लोग सीखने के लिए आने से वो प्रशिक्षण भी देते हैं। और दूसरा भी कैसे केवल हिंदू जीवन शैली को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, यहाँ को मूल चिंतन को स्वीकार किया। हम क्या मूल चिंतन है? केवल आत्मनिर्भर अपने भारत के परिवार, भारतीय ऐसे आत्मनिर्भर होने से, ऐसे चिंतन युक्त परिवार होने से वो आत्म केंद्रित नहीं होता है। वो अपना मन को विशाल बढ़ाते हुए उन्होंने दूसरों के हित दृष्टि से वो सोचते हैं। इसलिए हम कहते हैं हमारा चिंतन है वसुदैव कुटुंबकम, पूरा विश्व अपना परिवार, ये हम सोचते हैं, पूरा विश्व। तो ये चिंतन होने के कारण वही उन्होंने कहा, वो भी उन्होंने चिंतन किया, उसको स्वीकार किया, वो श्रेष्ठ चिंतन को। इसलिए केवल अपने बारे में नहीं सोचा, दूसरों को भी सिखाना शुरू किया। और इतना ही नहीं है, वहां के ज्येष्ठ लोग हैं तो उनके लिए वो बना के देते थे पूरा, और वहां उनके घर में जाकर वो बनाते थे, बना रही है, अभी भी कर रही है वो। और इतना ही नहीं है, कम्युनिटी दृष्टि से पूरा कॉलोनी रहते, पूरा हम एक परिवार के हैं, इस एरिया में रहने वाले हम सब एक परिवार के हैं। तो सभी लोग इसके बारे में चिंतन करना, इसलिए उन्होंने सब जगह जाकर किया। और किसी को अपने घर में करना नहीं होता है तो कम्युनिटी गार्डन, वहां पूरा इस एरिया में एक गार्डन बना के वहां ये सब सब्जियां ये सब उगाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है, प्रशिक्षण दिया। ऐसे पूरा हम देख सकते हैं उनको कारण वहां पूरा उस एरिया शाकाहारी बन गया है और पूरा हिंदू जीवन शैली को उन्होंने स्वीकार किया, उसका आनंद भी ले रहे हैं। वो कहते हैं ऐसे जीवन शैली से बहुत आनंद हो रहा है, मन को समाधान मिल रहा है। ऐसे देखिए, हमने इसलिए मैंने कहा हम अपना चिंतन में परफेक्ट होने से, स्वयंभू होने से, ऐसे चिंतन को स्वीकार करते हैं, यही बहुत आवश्यक है। तो भारत आत्मनिर्भर माने ऐसे चिंतन से आत्मनिर्भर होने से जरूर इस चिंतन को पूरा विश्व स्वीकार करता है। तो इसलिए हम आत्मनिर्भर माने केवल आर्थिक दृष्टि से निर्भर नहीं, हमारा मूल चिंतन, इसमें अपना ही मूल चिंतन को हम स्वीकार करना, उसका ठीक उपयोग होना और ऐसे उसमें परफेक्ट होना हम, और इसी कारण दूसरे लोग भी उसको स्वीकार करते हैं। तब हम गर्व से हम कह सकते हैं हम आत्मनिर्भर भारतीय है। तो ये बहुत आज के दिनों में ये बहुत आवश्यक है, ऐसा हम देखते हैं। और ऐसे ही परिवार आत्मनिर्भर होने से, ऐसे अच्छे गुणों के युक्त, अच्छे व्यवहार से युक्त ऐसे परिवार होने से, इसके माध्यम से ही समाज आत्मनिर्भर हो सकता है। और ऐसे समाज
आत्मनिर्भर होने से, ऐसे समाज। मैंने कहा आत्मनिर्भरता माने इस दृष्टि से, परफेक्शन दृष्टि से, हम सही दृष्टि से आत्मनिर्भर होने से, मूल चिंतन से युक्त आत्मनिर्भर होने से जरूर पूरा राष्ट्र भी आत्मनिर्भर हो जाता है, सही दिशा में हो जाता है। इसलिए पहले व्यक्ति, वंदनीय मौशी जी ने कहा, स्वयं में परिवर्तन, स्वयं आत्मनिर्भर होना, अच्छे गुणों का निर्माण करने के लिए। ऐसे अपना परिवार और परिवार से समाज, पूरा समाज हम कहा रहता है, वो पूरा समाज ऐसा आत्मनिर्भर होना, ऐसे समाज के कारण राष्ट्र भी ऐसे आत्मनिर्भर हो जाता है। यही आज आवश्यक है, तो ये सोचना आवश्यक है हम। ऐसे राष्ट्र का आत्मनिर्भरता हम सोचने से पहले चरण में किसके बारे में हम प्रयास करना, अपने गांवों के बारे में सोचना। अपना हर गांव आत्मनिर्भर होने से पूरा राष्ट्र भी आत्मनिर्भर हो। इसलिए ऐसे हम सोचने से, अपना गांव आत्मनिर्भर होना, हम सोचने से उस गांव में हमको थोड़ा निरीक्षण करना पड़ेगा। वहां का मातृशक्ति है, युवा शक्ति है, वहां का मानसिक परिस्थिति है, वहां का वातावरण है, वो कैसे है, क्या कुछ उसमें कमियां है क्या, ये सोचना है। ऐसे कुछ कमियां है, कुरीति है तो, कमियां है तो उसको शक्ति रूप में हम परिवर्तन कर। इसलिए उस गांव का कितना शक्ति है, किस किस विषय में, किस किस क्षेत्र में उसका शक्ति है, वो देखना, और क्या कमियां है ये देखना, और कमियों को शक्ति के रूप में परिवर्तन करने के लिए हम सबका प्रयास होना, तभी वो सही दृष्टि से आत्मनिर्भर हो सकता है। ऐसा हर गांव में हमको करवाना। मैंने पहले ही कहा था, हर स्थान में हम यही सोचना, परिवार के बारे में कैसे सोचते हैं, पूरा गांव ऐसे भारतीय मूल चिंतन से युक्त होना, ये बहुत आवश्यक है। अपना मूल भारतीय जीवन शैली से युक्त होना, तो ऐसे हर गांव ऐसे होने से ही तब सही दृष्टि से वो आत्मनिर्भर हो जाता है। इसको बहुत आवश्यक है। और इसके बाद माने चिंतन से आत्मनिर्भरता, अच्छे चिंतन से, इसके साथ साथ फिर गांव का विकास के बारे में भी हमको सोचना होगा। आत्मनिर्भरता माने वो भी आता है, इसलिए सही दृष्टि से उसका विकास हो रहा है क्या, और इसके साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी उसका विकास होना, आत्मनिर्भरता होना, ये भी बहुत आवश्यक है। हम देखते हैं गांवों में, हम देखने से, सही दृष्टि से हम देखने से वहां के महिला लोग बहुत कार्यरत रहता है, तो वहां के कृषि क्षेत्र में भी वो काम करते हैं, हम देखते हैं। घरों में खेती रहता है, उसका बहुत काम वही करते रहता है, और बाकी कुछ गृह उद्योग रहता है, उसमें भी वो कार्यरत रहते हैं। इसके लिए उसको प्रोत्साहन देना, माने ऐसे देखते हैं उसमें सच में वो ऐसे महिलाओं में भी, गांव के महिलाओं में भी, युवा शक्ति में भी कितना कल्पना शक्ति रहता है, इसको उपयोग करना, ये बहुत, उनको प्रोत्साहन देना, उनको अवसर देना करने के लिए। ऐसे करने से आर्थिक दृष्टि से भी वो आत्मनिर्भर हो सकता है। ऐसे पहले ही मैंने कहा, ऐसे आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होना माने वो धर्म आधारित ही होना, यही भारतीय मूल चिंतन है, उसके ओर हम अधिक जोर देना पड़ेगा इस दृष्टि से। एक उदाहरण मैं देती हूँ, बहुत लोगों को मालूम भी होगा, छत्तीसगढ़ प्रांत में ऐसे कुछ वनवासी क्षेत्र, गांव में ऐसे महुआ फूल ज्यादा होता है। वो फूल एक बार ये सब कोरोना प्रारंभ हो गया, तो उसके संदर्भ में वह जानकारी देने के लिए, सब जागरूक करने के लिए कुछ लोग आए थे, महिला लोग, आशा वर्कर, ये सब हम कहते हैं, वो लोग आए थे, आंगनवाड़ी शिक्षिका, उनको सब बता रहे थे, तो सैनिटाइजर उपयोग करना, ये करना। तो वो लोगों ने पूछा, वहां के महिला लोग आए थे, वनवासी क्षेत्र के महिला लोग, तो सैनिटाइजर माने क्या, उन्होंने सब विवरण दिया कैसे, वो उन्होंने विवरण देकर कैसे तैयार, ऐसे से पूछते थे, ऐसे सहजता से, उसको सुनकर वहां के एक वनवासी महिलाओं को उन्होंने
उसके बारे में चिंतन शुरू किया, उनको लगा हम यहाँ महुआ फूल उपयोग कर रहे, उसमें वो शक्ति है। उन्होंने क्या वर्णन किया, तो इसके आधार पर तो उन्होंने सोचा महुआ फूल से हम तैयार कर सकते हैं। उन्होंने उनके साथ चर्चा किया, उनको बहुत अच्छा लगा, कितना कल्पना शक्ति है, और नई तरीका ढूंढ लिया उन्होंने तब, और उन्होंने तुरंत उसके बारे में चर्चा किया, उनको पूरा प्रोत्साहन दिया और सहयोग भी दिया। इसके कारण महुआ फूल से आज सैनिटाइजर तैयार हो रहा है। इसके कारण वनवासी उस क्षेत्र, उस गांव में सभी महिलाओं को काम मिल गया, रोजगार मिल गया। सब लोग तैयार करते हैं, इतना अच्छा हो, बहुत ऐसे अच्छी तरह से क्वालिटी बहुत अच्छा है उसका। इसके कारण आज केवल गांव में उपयोग कर रहे हैं, भारत में उपयोग कर रहे हैं ऐसा नहीं है, वो बाहर देशों में भी वो एक्सपोर्ट हो रहा है। हम देखते हैं इतना अच्छा, एक सामान्य महिला, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, ऐसा एक सामान्य महिला, वो उनके कल्पना शक्ति कितना है, सृजन शक्ति कितना है, ऐसे क्रिएटिव माइंड रहने वाले बहुत ऐसे अपना युवा पीढ़ी रहता है, महिला लोग रहता है। इसलिए गांव में, मैंने कहा गांव की शक्ति क्या है, निरीक्षण करना माने ये सब हमको देखना, किसमें क्या है गुण, क्या प्रतिभा है, ऐसे देखकर उसको प्रोत्साहन देने के लिए वो लोग अपने गांव के बारे में स्वयं सोचते हैं। आज हर परिवार उस गांव में आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो गया, स्वयं सोचना शुरू कर दिया। इसके कारण आर्थिक दृष्टि से सक्षम होने के कारण गांव का विकास भी हो रहा है, ये हम देख सकते हैं। इसलिए तो ये ऐसे हमारा प्रयास चलने से हर गांव आत्मनिर्भर हो सकता है, तो इस दृष्टि से भी हम सोच सकते हैं। और ऐसे ही हम देखते हैं, ऐसे ये आत्मनिर्भर होना हर गांव, तो हर गांव आत्मनिर्भर होने के बाद हर शहर, हर स्थान, तो पूरा राष्ट्र में हर प्रांत, हर स्थान में ऐसे सोचने से जरूर सही दृष्टि से आत्मनिर्भर हो सकता है। तो इसलिए केवल आर्थिक दृष्टि से सोचना ऐसा नहीं है, सब समग्र दृष्टि से सोचना, ये बहुत समग्रता आवश्यक है। इसमें समग्रता दृष्टि से हमको आत्मनिर्भरता के बारे में सोचना ये बहुत आवश्यक है। और इसके कारण तो समग्र दृष्टि से चिंतन हम कहने से क्या होता है, उसमें हम कुछ संस्कार का कमियों को भी हम देख सकते हैं। क्योंकि आज हम देखते हैं अपने राष्ट्र में ऐसे गांव-गांवों में, स्थान-स्थान में विघटनकारी शक्तियां कार्य कर रहे हैं। वो जाति भेद निर्माण करते हैं और भाषा के बीच में निर्माण करते हैं, प्रांत के बीच में निर्माण करते हैं और विघटनकारी तत्व का उपयोग करते हैं। इसलिए वहां उन्होंने अस्थिरता निर्माण करने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो वो हम देखते हैं, इसी हम ठीक तरह से निरीक्षण नहीं करने से, इसका कार्यवाही नहीं करने से शाहीन बाग जैसे बहुत जगह पर हो सकता है। उसका आज बहुत लोग प्रयत्न कर रहे हैं राष्ट्र में अस्थिरता निर्माण करने के लिए, ऐसे विघटनकारी शक्तियां बहुत हम देख रहे हैं। तो इसके लिए भी हम आत्मनिर्भर होना माने समग्रता दृष्टि से सोचना, ऐसे कहां ऐसे शक्तियां है, उसको कैसे हम रोक सकते हैं। नहीं तो आत्मनिर्भर होने के बाद भी ऐसे विघटन शक्तियां बहुत ऐसे कार्यरत है, तो इसका उपयोग भी ठीक तरह से नहीं हो सकता है। हम संपन्न होने के बाद भी उसका उपयोग ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए किसके हाथ में ये सब है, गांव में, हर स्थान में किसके हाथ में वहां का शक्ति है, ये भी देखना हमको। तो ऐसे निरीक्षण से तो हम विघटनकारी शक्तियों को हम रोक सकते हैं, ये बहुत आवश्यक है। और उनका वो निष्क्रिय होना, इसके लिए हम प्रयत्न कर सकते हैं। ऐसे देखने के समय भी हम ऐसे गांवों में, स्थानों में कितना सज्जन शक्ति है, और सज्जन शक्ति का सक्रियता बढ़ाने के लिए भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। क्योंकि सज्जन शक्ति है, बहुत है अपने देश में, फिर वो निष्क्रिय हो गया है।
तो सब मालूम होने के बाद भी ठीक नहीं चल रहा है, ये ठीक नहीं है, ये अधर्म है, अन्याय है, मालूम होने के बाद भी धैर्य से उसके सामने खड़े नहीं होता, इस विरोध में खड़े नहीं होता है। इसलिए विघटनकारी शक्तियां सक्रिय हो गया है। इसलिए उसको रोकना है तो सज्जन शक्ति का सक्रियता बढ़ाना ये भी बहुत आवश्यक है। आज के संदर्भ में हम देख रहे हैं। तो एक उदाहरण देना है तो हम देखते हैं कैसे अस्थिरता निर्माण करने के लिए, ये करने के कैसे सभी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसका प्रभाव हो रहा है। ये एक उदाहरण देना है तो ऐसे दृष्टि से नवरात्रि हम देवी का पूजा कर रहे हैं, महिलाओं को देवी के रूप में हम पूजा कर रहे हैं, कन्या पूजन कर रहे हैं बालिकों का, फिर के उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। इसमें राजनीति भी घुस गया है। ये बहुत दुख की बात है। अपने लड़कियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये नहीं सोचते हैं। अपना पक्ष के बारे में, अपना स्थान के बारे में सोचने वाली, वह राजनीति लेके आने वाले भी लोग हैं। और इसके साथ साथ दूसरा भी एक कारण है, संस्कारों की कमी के कारण। कि परिवारों में, विद्यालयों में, सभी जगह ऐसे संस्कारों के कमी के कारण आज हम देखते हैं ऐसे घटना चल रहा है। बहुत दुख की बात प्रतिदिन हम देखते हैं। तो कैसे इसको ठीक करना? जरूर शीघ्र कानून के कार्यवाही होना ये भी आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति को कठिन सजा देना ये भी आवश्यक है। इसके साथ साथ इसका कारण क्या है वो भी हमको देखना। उन लोगों का मानसिकता कैसे रहता है, कैसे ऐसा विकृत मानसिकता निर्माण होता है, तो क्या कमियां है, इस दृष्टि से सोचकर लड़के और लड़कियों में दोनों का दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए हम प्रयत्न कर सकते हैं क्या? इसके लिए परिवार प्रबोधन भी आवश्यक है, ऐसा लगता है हमको। परिवारों में ठीक संस्कार देना, तो इसलिए परिवार प्रबोधन ये बहुत आवश्यक है, ऐसा हमको लगता है। तो इस दृष्टि से तो भारत आत्मनिर्भर होना माने ये सब दृष्टि से हमको सोचना, ऐसे कुछ भी समस्या नहीं होना वहां, ऐसे कुछ भी ऐसे विघटनकारी घटना नहीं होना। तो इस दृष्टि से हम सोचने से परिवार प्रबोधन आवश्यक है। इसके साथ साथ परिवार जैसे ही बहुत महत्व का क्षेत्र है, इस दृष्टि से कार्य कर सकते हैं, वो है शिक्षा क्षेत्र। अपना शिक्षा क्षेत्र में भी बाल बालिकाओं को, तरुणों को हम दिशा देने का काम हम कर सकते हैं। अभी तक हम देखते हैं ऐसे कुछ कार्यवाही नहीं हुआ है। पहले हमारे देश में कैसा था हम सब जानते हैं, शिक्षा नीति, फिर आक्रमणों के कारण और इसके स्वतंत्र के बाद अपना सरकार आए, उसके गलत नीति के कारण भी हम लोग सोचते हैं शिक्षा क्षेत्र में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। और शिक्षा क्षेत्र में हम चाहते हैं ऐसे अपना गौरव परंपरा, गौरव इतिहास, इसको जानना, क्योंकि वो जाने से ही अपने पूर्वजों कैसे थे, कैसे पराक्रमी थे, कैसे सब संस्कार युक्त थे, तो ये हम जानने से हम भी ऐसे रहेंगे, ये प्रेरणा मिलता है। ऐसा प्रेरणा देने वाली कुछ भी वहां नहीं है, हम देखते हैं। फिर भी एक आनंद की बात है, अभी हमको नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आए है, उसमें जरूर ये सब है। ये विषय को उन्होंने चिंतन किया, ऐसे विषयों को उसमें जोड़ा है, उसका कार्यवाही ठीक तरह से होने के लिए हम सब प्रयत्न करना। तो शिक्षा नीति में भी, शिक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होना, माने हम अंधानुकरण नहीं करना। अपने भारतीय लोगों के लिए कौन सा शिक्षा का आवश्यकता है, ये सोचकर भारतीय मूल चिंतन के आधार पर अपना शिक्षा नीति होना। तो इस बार का सच में केंद्र सरकार ऐसे बहुत सही दृष्टि से सोच रही है, इसलिए उसका नीचे तक लेके जाने का ये शिक्षा क्षेत्र का ही है जिम्मेदारी। फिर एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते
वो नीचे तक लेके जाना उसका, ये हमारा जिम्मेदारी है। कहाँ ऐसे नहीं है, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते हम उसको ले सकते हैं क्या? ऐसे संस्कार केंद्र करने वाले, ऐसे उसको विद्यालयों में, कॉलेजेस में जाकर हम संस्कार दे सकते हैं, उनको नई शिक्षा नीति का दे सकते हैं, पूरा कार्यवाही हम कर सकते हैं, ऐसे हम कर सकते हैं क्या? ये सोचना बहुत आवश्यक है। मुझे बहुत आनंद हुआ, बीच में हमारा प्रवास के समय हमने सुना था तब ऐसे कुछ गांवों में लोग बहुत दूर दूर चलकर वो करना पड़ता है, ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ले सकते, ऐसी स्थिति है। वहां कुछ अपने माता लोग, वो स्वयं, वो पढ़ी लिखे है फिर भी वो सर्विस नहीं करते, उन्होंने स्वयं सोचकर हम कुछ ये काम कर सकते हैं, तो ऐसे करके दूर दूर चलकर भी जाकर वहां के बच्चों को, गांव के बच्चों को इकट्ठा करके उनका पाठ्यक्रम भी पढ़ाया, उसके साथ साथ ऐसा संस्कार देने का काम भी किया। ये बहुत आवश्यक, ऐसे ये नई शिक्षा नीति नीचे तक लेके जाना, ये भी हमारा भी जिम्मेदारी है, ये हमको सोचना ये बहुत आवश्यक है। और दूसरा, इस शिक्षा नीति में, नई शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में और एक अंश भी जोड़ा है, वो आज तरुण पीढ़ी को, युवाओं को तो प्रोत्साहन देने के काम, माने ऐसे अपना सृजन शक्ति, क्रिएटिव माइंड उपयोग करके इनोवेटिव आइडियाज, ऐसे अन्वेषण कार्य में, शोध कार्य में कार्यरत होना, इसके कारण वो ऐसे कुछ इनोवेशन वो कर सकते हैं, क्योंकि नई नई चीजें निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं अपने भारतीय परंपरा क्या है, वेद काल में वैज्ञानिक क्षेत्र में भी हम कितना योगदान करते थे, पूरा विश्व को योगदान किया। उस समय केवल अपना ही ऋषि मुनि लोगों ने, वैज्ञानिक लोगों ने बहुत कुछ आविष्कार किया, फिर आज हम उसके बाद एक भी नहीं हो, एक भी हमारा नोबेल पुरस्कार किसी को भी नहीं मिला। ये स्थान हम, ये स्थिति हम देखते हैं। इसलिए ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये बहुत अच्छा है, वो एक ऐसे जोड़ा है, ऐसे नए लोगों को प्रोत्साहन देने का, उनको अवसर देना, प्रोत्साहन भी देना, अवसर भी देना, ये बहुत आवश्यक है। ऐसे एक है, उसको कार्यवाही होने के लिए भी ये प्रयत्न होना ये बहुत आवश्यक है। और सच में अपने भारत के युवा लोग कितना ये है, माने प्रतिभावान है। इसका एक उदाहरण मैं देती हूँ। मैं एक व्यक्ति का नाम बताती हूँ, श्री श्रीधर वेम्बू जी। उन्होंने, श्रीधर वेम्बू जी कैलिफोर्निया, यूएसए में कैलिफोर्निया में अपना एक कॉरपोरेशन शुरू किया था उन्होंने, और जोनो कॉरपोरेशन ऐसा करके कैलिफोर्निया में उनका मुख्य कार्यालय था। उसमें उनको 18,000 करोड़ का उनका बिजनेस था वहां। इतना संपत्तिवान व्यक्ति वो, उन्होंने एक दिन निश्चय करके, ये सब होने के बाद अभी पिछले साल ही, तो वहां से अपना मुख्य कार्यालय को चेन्नई के पास का एक छोटा गांव में, तो उन्होंने उसको शिफ्ट कर दिया है। वो मतालम पैरे ऐसा तमिलनाडु का ये एक छोटा गांव है, तो उसमें उन्होंने अपना मुख्य कार्यालय को शिफ्ट कर दिया। उस समय सभी ने कहा, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? तब उन्होंने एक ही वाक्य कहा, मैं जानता हूं अपने भारतीय युवा लोग बहुत प्रतिभान्वित है, उनको केवल अवसर नहीं मिल रहा है, उनमें बहुत कल्पना शक्ति है, उसको प्रोत्साहन देना, अवसर देना। मैं ये करने से जरूर अपने मातृभूमि का सेवा करने का मुझे आनंद मिलता है, इसलिए मैं वापस जाने। सब लोगों ने कहा बहुत नुकसान हो जाएगा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, मैं तैयार हूं नुकसान लेने के लिए, फिर मैं चाहता हूं अपने भारत के युवा पीढ़ी को प्रशिक्षण देना, उनको ठीक सहायता होना। इसलिए वापस आए, वहां शुरू किया। सच में उन्होंने कहा, मैं पहले भी मुझे विश्वास था, अभी और विश्वास निर्माण हो गया भारतीय युवा पीढ़ी के बारे में। इतना नए नए आइडिया उन्होंने मुझे दिया, वो कहते हैं, और वो नया आइडिया का उन्होंने उपयोग किया, इसके कारण उनका बिजनेस बढ़ गया। और वो कहते हैं पिछले साल से भारत में आने के बाद
उन साल से उनको और 3,410 करोड़ रुपए अधिक लाभ हुआ है पिछले साल से। तो इसलिए वो कहते हैं, आप लोगों ने कहा था मुझे नुकसान हो जाता है, देखो केवल वहां भारतीय शक्ति का उपयोग किया, भारतीय चिंतन का उपयोग किया है, भारतीय बुद्धिमत्ता का उपयोग किया और किससे बाहर से कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा इतना प्रतिभा भारत में है। उन्होंने आज वहां गांव के दूसरे लोगों को भी, उसके तरुण लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, उनको प्रेरणा देते हैं और सेवा कार्य में भी लगे हैं। सभी को शिक्षा मिलना, ठीक शिक्षा, गांव-गांव में उन्होंने ऐसे स्कूल्स भी निकाल रहे हैं। ऐसे बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं, वो हम देखते हैं। ये आवश्यक है आज। ऐसे देने से ही आर्थिक दृष्टि से, सभी दृष्टि से भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा जरूर। तो कौन कौन वो तरुण लोग, उनको मैंने नया आइडिया दिया था, उनको क्या किया, उन्होंने केवल अपने बिजनेस में उपयोग किया ऐसा नहीं है, वो स्वयं आत्मनिर्भर होने के लिए उन्होंने प्रयास किया। इसके कारण वो स्वयं उद्योजक बन रहे हैं। एक सामान्य गांव के तरुण व्यक्ति अपने बुद्धि शक्ति को उपयोग करते हुए एक उद्योजक बन रहे हैं। ये उनका मूल संकल्प यही है, वो श्रीधर वेंबू जी का। ऐसे उद्योजक, स्वयं सोचने वाली, इनोवेटिव आइडियाज और इनोवेशन क्षेत्र में जाने वाले ऐसे व्यक्तियों को मुझे निर्माण करना, उद्योजक बन, ऐसे वो कहते हैं। तो ये हम देखते हैं। तो ऐसे दृष्टि से हर व्यक्ति सोचने से तब जरूर आत्मनिर्भर भारत सभी क्षेत्र में हो जाता है। ये आज बहुत आवश्यक है। और आज हम देखते हैं आर्थिक क्षेत्र में बहुत आत्मनिर्भर भारत, ऐसे कहने से भी सबको मन में यही विचार आता है आर्थिक क्षेत्र। इसे हमने पहले बाकी सब दिया है। सभी क्षेत्र में हमको आत्मनिर्भरता होना ये बहुत आवश्यक है। ऐसे देखने से आर्थिक क्षेत्र में भी हम देखते हैं अति वो महत्वपूर्ण है। आर्थिक क्षेत्र में भी ऐसा आत्मनिर्भरता होना। ऐसे भारत कैसे था, हम बहुत लोगों को हम सब जानते हैं। मैं हिंदी विवेक का एक लेख में मैं पढ़ती थी, वहां वो लेखक ने लिखा है। तो वहां के एक वो है प्रोफेसर अंगस मेडिसन, ऐसा व्यक्ति, ब्रिटिश के व्यक्ति, उन्होंने लिखा है, अपना एक पुस्तक है। तो उस पुस्तक में वर्ल्ड इकोनॉमी ऐसा पुस्तक है, उसमें उन्होंने लिखा है 11वीं शताब्दी में भारत व्यापार क्षेत्र में प्रथम स्थान पर थे, प्रथमांक प्राप्त किया था उन्होंने। वो कहते हैं मैंने इतना अच्छा हमारा व्यापार चलता था और केवल हम एक्सपोर्ट ही करते थे, इंपोर्ट नहीं था। उस क्षेत्र में अधिक प्रमाण से अपना कार्य था, हम कहते हैं। तो इसलिए और निर्यात ये बहुत ज्यादा था अपना, हम कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं अनेक आक्रमणों के कारण और अपना, मैंने कहा ना उस समय स्वातंत्र के बाद के अपना सरकार का कुछ गलत नीति के कारण भी हम देख सकते हैं उसमें बहुत कमी आ गया और अनेक इसमें निर्यात घट गई और आयात अधिक इसमें होना शुरू हो गया। हम इंपोर्ट करना, हर छोटा चीजें भी, हर सामान्य चीजें भी, वस्तु भी हम इंपोर्ट करना प्रारंभ कर दिया। हम स्वयं इधर कर सकते थे, ऐसे नहीं किया। मैंने कहा ना गलत नीति के कारण सब कुछ हम इंपोर्ट करना प्रारंभ कर दिया, इसलिए हमारा आर्थिक क्षेत्र में भी इतना कमी हो गया। लगभग वो कहते हैं पूरा विश्व में जीडीपी का रेट उस समय कहते 33% भारत का रहता था। इतना आगे थे हम लोग, इतना सक्षम थे आर्थिक क्षेत्र में। आज क्या स्थिति है हम देखते हैं। इसके मूल कारण हमारा गलत नीति और हमारा मनोभाव, अरे स्वदेशी चिंतन नहीं है, मूल भारतीय चिंतन नहीं होने के कारण भी ये सब हम देख रहे हैं। तो इस दृष्टि से भी आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता होना ये बहुत आवश्यक है। इस दृष्टि से भी हम सब लोग
सोचना। और दूसरा हम देखते हैं हर क्षेत्र के बारे में हम सोचने से हमको समझ में आता है आज के इसमें माने मनोरंजन क्षेत्र में भी, मनोरंजन क्षेत्र में कैसे अपना युवा लोग प्रभावित हो रहा है। बहुत ऐसे गलत नीति के कारण वहां का प्रभाव समाज में विकृत रूप धारण कर रहे हैं। और इतना कला है, अपना सिनेमा है, नाटक है, संगीत है, उसका उपयोग अच्छी दिशा कर देने के लिए हम कर सकते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम आत्मनिर्भर नहीं है। अपना सिनेमा हो, नाटक हो, संगीत हो, अन्य कला हो, मूल भारतीय चिंतन के आधार पर हो, ये हमने छोड़ दिया। वो मूल भारतीय चिंतन के आधार में नहीं होने के कारण ही हम देखते हैं सो गलत दिशा में वो जा रही है। और उसमें राजनीति भी घुस गया, हम देख रहे। हमको न्यूज देखने का इच्छा ही नहीं होता, वही दिखाते रहता है। ऐसे हम कैसे गलत दिशा से में जा रहे हैं ये देखते हैं। ऐसे मनोरंजन क्षेत्र के बाद में हम सोचने से प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ हम कहते हैं, फोर्थ पिलर हम कहते हैं, वो है प्रसार माध्यम। आज प्रसार समाज जागरण का प्रसार माध्यम माने वो समाज जागरण का कार्य करना, उनका दायित्व है। और सत्य वार्ता देना, सही वार्ता देना, सही न्यूज देना, करेक्ट न्यूज हम कहते हैं, वो देना। फिर आज क्या चल रहा है हम देखते, बहुत दुख होता है। क्योंकि प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ, फोर्थ पिलर हम कहते हैं, पूरा प्रजातंत्र का संरक्षण करने वाले हैं। ऐसे समय में वो भी गलत दिशा में कैसे जा रहे हैं और उसमें भी राजनीति घुस गया है। और सत्य वार्ता देने के लिए प्रयत्न करने से ऐसे लोगों के ऊपर भी हमला होता है, ऐसे चैनल के ऊपर हमला होता है, ऐसे लोगों के पत्रकारिता करने वाले लोगों को ऊपर भी हमला होता है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी तरह हम देखते हैं। तो ये स्थिति आज है। क्यों ऐसे हो रहा है? यहां भी हमने अपना भारतीय मूल चिंतन से दूर चले गए हैं। इस दृष्टि से हमको सोचना आवश्यक है। मूल भारतीय चिंतन के अनुसार हम सोचने से इस प्रसार माध्यम भी सही दिशा दे सकते हैं, उसका पूरा विश्व को भी दिशा देने का काम हम कर सकते हैं। ऐसा बहुत बार ऐसे स्पर्धात्मक दृष्टि से भी करते हैं तो वो ऐसे केवल किसी के ऊपर रिवेंज लेने का काम हम करते हैं। ऐसे हो गया है, हम देखते हैं। नहीं, कुछ विरोध करना इसलिए विरोध कर रहे हैं। कोई भी विषय हो, वो अधर्म है, सबको मालूम है, फिर भी उसको विरोध करना, राजनीति घुसने से वहां हम करते हैं विरोध करना, इसलिए विरोध कर रहे हैं। ये नहीं होना। सच में क्या है, सत्य क्या है, क्या असत्य है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है, ये सोचकर कार्य करने की आवश्यकता है। तो भारत आत्मनिर्भर होना है तो इसी क्षेत्र में भी ऐसे दृष्टि देना पड़ेगा हमको, उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन लेके आना पड़ेगा, तब सही दृष्टि से आत्मनिर्भर भारत हो सकता है। हम तो ऐसे इसके कारण तो हम आज महसूस कर सकते हैं पूज्य अपना लोकमान्य तिलक जी का व्यक्तित्व के बारे में। वो पत्रिका धर्म के बारे में उन्होंने अच्छा कैसे दिशा दिया था। तो इसलिए इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हमको प्राप्त करना है तो ऐसे व्यक्तियों का बहुत मार्गदर्शन आवश्यक है। वे व्यक्ति कैसे थे? सत्यनिष्ठ थे, निर्भीक थे, स्पष्टवादी थे और निस्पृह थे और परिश्रमी व्यक्ति थे। ऐसे पूज्य लोकमान्य तिलक जी का मार्गदर्शन अभी इस माध्यम में, प्रसार माध्यम के क्षेत्र में मिलने से जरूर हमको पता चलता है कैसे हम उसी क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर हो सकता है। केवल भारत को नहीं है, पूरा विश्व को हम उस क्षेत्र में दिशा दे सकते हैं। ऐसा है। तो ऐसे ही अब दूसरे कृषि क्षेत्र है और ऐसे क्षेत्र में भी आज नया नया विधेयक आ रही है और उसका ठीक तरह से समझना और ठीक है तो प्रोत्साहन देना
केवल विरोध करना ऐसा नहीं है। तो इसलिए इसको समझकर हम करने का आवश्यकता है। तो इसलिए तो राष्ट्र के चिति के अनुसार, राष्ट्र के आत्मा के अनुसार लोगों को हित करने वाले, राष्ट्र का आत्मसम्मान और स्वाभिमान को प्रेरणा देने वाली और कोई भी नीति है तो उसको हम सहर्ष से स्वीकार करना आवश्यक है। तो सभी दृष्टि से हम देखने से ऐसे स्पष्ट आता है हर क्षेत्र में कैसे हम सोचना, बिकॉज समय के कारण सभी क्षेत्र का हम लेना नहीं हुआ, फिर ऐसे दृष्टि से हम सोचने से सही दृष्टि से भारत आत्मनिर्भर जरूर हो सकता है। इतना शक्ति सक्षम हम है। तो इसलिए इसके बारे में सोचना। और अंत में स्वामी विवेकानंद जी का विचार रखना चाहती हूं मैं। वो पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे, आपके क्षेत्र में आप एक अच्छा तज्ञ बनो, प्रोफेशनल बनो, अच्छा तज्ञ बनो। और अच्छा तज्ञ होने से आप केवल प्रेक्षक के नाते नहीं रख सकते हैं, आप एक अच्छे खिलाड़ी के नाते और उस क्षेत्र में भाग ले सकते हैं। इसलिए कोई भी विषय के बारे में हम कार्यरत होना है तो उस विषय का तज्ञ होना ये बहुत आवश्यक है। हम तज्ञ होने से जरूर हम प्रेक्षक के नाते हम बैठते नहीं हैं, हम खिलाड़ी के नाते उसमें भाग लेते, एक प्लेयर के नाते हम, ये बहुत स्पेक्टेटर नहीं है, प्लेयर होना, ऐसा वो कहते हैं। और वो कहते हैं आप हमेशा पैरासाइट, परजीवी नहीं होना, एक आप जरूर योगदान देने वाले होना, माने कंट्रीब्यूटर होना। आप पैरासाइट होना, हमेशा दूसरों के ऊपर निर्भर होकर, डिपेंड होकर रहना नहीं है, आप एक कंट्रीब्यूटर होना, योगदान देने वाले होना। तो ये हम लोग सोचने से जरूर हम कि इस आत्मनिर्भर भारत का निर्माण में हम कार्यरत है, हम सब संकल्प भी लिया है, हम कर भी रहे हैं। तो इसी क्षेत्र में जरूर हम प्लेयर के नाते हम प्रत्यक्ष कार्यवाही करने के लिए हम भाग ले सकते हैं और एक कंट्रीब्यूटर भी हो सकता है, योगदान देने वाले भी हम हो सकता है। इस दृष्टि से हमको सोचना, क्योंकि आज हमारे इस चिंतन के लिए प्रोत्साहन देने वाली ऐसे सक्षम नेतृत्व है, एक स्वाभिमानी भारत का निर्माण करने वाले नेतृत्व है। इसका लाभ हमको उठाना, इस अवसर को हम उपयोग करना जरूर हमारे दृष्टि से भारतीय मूल चिंतन के अनुसार अपना आत्मनिर्भर भारत का हम निर्माण कर सकते हैं। हम देखने से अपना बैनर में भी देख रहे हैं, तो अंतिम वाक्य यही होगा। और हम देख रहे हैं वहां आत्मशौर्य तेज युक्त और देशभक्ति में तल्लीन, हम देख रहे हैं, माने आत्मशौर्य तेज युक्त, देशभक्ति से तल्लीन हुए हम देख रहे हैं। वो लोग ऐसे अपना राफेल, ऐसे ये फाइटर जेट को भी चलाने वाले अपना पायलट है, महिला पायलट है। और ऐसे कोरोना योद्ध बहुत लोग ऐसे इस समय में कार्य किया है। ये सब लोग धैर्य से, समर्पण भाव से कार्य करने वाले हैं। ऐसे देशभक्त नागरिक होना ये भी यही आवश्यक है। तो हम स्वयं ऐसे देशभक्त बनेंगे और दूसरों को भी प्रेरणा देंगे। यही विजयदशमी का और विजय पर्व का संदेश ऐसे कहकर मैं मेरा विचार समाप्त करूं। सांघिक गीत पहली पंक्ति के बाद एक साथ बोलना है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, माँ भारती वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
संस्कारांचे मोती मन बुद्धीच्या संगमातुनी इतिहासाची होय निर्मिती इतिहासाच्या पानोपानी कथा वीरांच्या वसती वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम मा भारती वंदे मातरम रामकृष्णान संतांची मांदियाळी भूमी प्राचीन वार वाचिन सुदे इथे नंदते नादी ज्योती ज्ञातुनी निर्मित होई ज्ञान आणि विज्ञानाची पुण्यभूमी ते नांदते ईश्वराची शिवशक्ती वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम मा भारती वंदे मातरम यथा चक्र सुदर्शन होई रावणाची नीती सत्यमेव जयते जगताला सांगे इथली प्रणिती कर्मयोग भक्ती ज्ञानाची साक्षात्कारी धरणी आत्मनिर्भर बीज पेरता फुले क्रांतीची फुलती वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम मा भारती वंदे मातरम मातृभूमीचा वाढे गौरव स्वाभिमान स्वस्वातुनी स्वयं प्रेरणा स्वयं निर्मिती स्वावलंबने जागृती स्वयं पूर्ण भारत होय विश्वमस्तकी शिरोमणी स्वदेशी भावातून देशाचा उन्नत माथा हो जगती वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम मा भारती वंदे मातरम आत्मनिर्भर होता भारत स्वाभिमान होई सूर्योदय नवकिरणांच्या प्रकाशात हो आसमंत होईल तेजोमय प्रगतीचा सोपान चढे हा इथला एक भारतासी विश्वसिंहासनी डौल विराजे आपली मा भारती वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम मा भारती वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम मा भारती वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सावधान उत्तिष्ठ आ रमा समिति दक्ष ध्वज प्रणाम 1 2 3
नमस्कारस्ति। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरम् वन्दे मातरम्। शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदा वरदा मातरम् वन्दे मातरम्। कोटिकोटिकण्ठ कलकलनिनादकराले कोटिकोटिभुजै नृतकरखरवाणे अबलां केनो माय तो बले बहुबलधारिणी नमामि तारिणी रिपुदलवारिणी मातरम् वन्दे मातरम्। तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म त्वं हि प्राणा शरीरे बाहुरे तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तो मारहि प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे मातरम् वन्दे मातरम्। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमलदलविहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां मातरम् नमामि कमलाम् अमलातुलां सुजलां सुफलां मातरम् वन्दे मातरम्। मलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। भारत माता की पूर्ववत। समिति बी कीरव 1 2 3